कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिव शुक्ला आपके यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूँ। तो आज हम एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे कल हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाए थे, आज भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं। यहाँ ध्यान दो आप, आसुत जल की 64 छोटी बूंदें। आसुत जल होता है डिस्टिल वाटर, जो मतलब प्रयोगशाला में यूज किया जाता है प्रयोग के दौरान। यहाँ पर ध्यान दो, आसुत जल की 64 छोटी बूंद जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या दे दी है, प्रत्येक पर आवेश दे दिया है। कह रहा है कि मिलाकर एक बड़ी बूंद बनती है। तो बड़ी बूंद पर क्या ज्ञात करना है आपको? विभव ज्ञात करना है। समझ गए ना? तो यहाँ पर ध्यान दो, हमको दिया क्या है? दिया है यहाँ पर दो, प्रत्येक बूंद की त्रिज्या कितनी है? बूंद की त्रिज्या, प्रत्येक बूंद की त्रिज्या क्या है बेटा? r बराबर 0.01 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो मीटर में करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.01 गुणे 10 के पावर माइनस 3 मीटर। और इसको और अगर कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा? 1 गुणे 10 के पावर माइनस 5 मीटर। अरे दशमलव को इधर लेकर जाओ, 2 अंक लेकर जाएंगे तो 2 माइनस छूट जाएगा। ये तो बड़ी। और आवेश कितना दिया है? प्रत्येक बूंद पर आवेश कितना आवेश दिया है बेटा? Q बराबर दिया है 2/3 गुणे 10 के पावर माइनस 12। ये तो दिया है। अच्छा, इसको क्या लिख? 2/3 को क्या लिख सकते? पॉइंट में लिखो तो, पॉइंट पर लिखोगे तो 2 पॉइंट लगा दो तो 20 हो जाएगा। 0 पॉइंट नहीं रहने तो ऐसे गुलाम, ये आवेश दे दिया। अब हमें कह रहा बड़ी बूंद, तो पहले छोटी बूंद की धारिता निकाल। क्या निकाल लो बेटा? छोटी बूंद की धारिता। तो छोटी बूंद की धारिता कितना होगा? बूंद कैसा होता है? गोला गोला गोल गोल होता है ना, कि नहीं? देखियो अभी 4 पाई एप्सिलॉन इनटू r। ये तो r का मान। अच्छा, 4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या होता है बेटा? 1/9 गुणे 10 के पावर 9। अरे सर डायरेक्ट 4r आ जाएगा ना। और अब साइन का मान क्या हो जाएगा? 0.01। हाँ, या तो डायरेक्ट रहने दो, ऐसे रहने दो, अभी वैल्यू ना रखो। ये छोटी बूंद की धारिता आ गई। अब हम बात करेंगे बड़ी। ये हमको पता है कि 64 छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई जाती है, यानी 64। तो आपको पता है कि जो द्रव होता है उसका आयतन क्या होता है? नियत होता है। जितनी भी, जैसे देखो, प्रत्येक छोटी बूंद का अपना आयतन है, तो 64 छोटी बूंदों का आयतन मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। इसका मतलब 64 छोटी बूंदों का आयतन बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बड़ी बूंद का आयतन। क्या लिख सकते हैं बेटा? बड़ी बूंद का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? आयतन बराबर हो जाएगा 64 छोटी बूंद का आयतन। बड़ी बूंद का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 64 छोटी बूंद का आयतन। अच्छा, बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा? यहाँ पर बता दो, 64, यानी बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा? 64 क्यों? हाँ, बड़ी बूंद पर आवेश 64 इंटू क्यू होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, कितना दिया है इसका? क्यू का, तो कैपिटल क्यू बराबर हो जाएगा, बड़ी बूंद कैपिटल क्यू मान लो, तो कैपिटल क्यू बराबर होगा 64 गुणे 2/3 और 10 के पावर माइनस 12। 3 से काटो तो 64 कटेगा ना? नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। 64 दूना 128/3 गुणे 10 के पावर माइनस 12 गुलाम, ये कैपिटल क्यू आ गया, विभव, बड़ी बूंद का विभव आ गया। अब हमको पता है तो बड़ी बूंद का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो 64 गुणे 4/3 पाई r क्यूब स्मॉल क्यूब, ये तो आयतन होता है गोले का आयतन। तो 4/3 से 4/3 मर गया, तो क्या बचा? r क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 64 इंटू r क्यूब। तो यहाँ से r बराबर क्या आ जाएगा? 64 क्या होता है? 4 चौक 16 चौका 64, 4r। क्या आ जाएगा? 4r आ जाएगा ना। अब यहाँ कैपिटल R का मान 4 आ गया, तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी? Cm बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू कैपिटल R। और कैपिटल R की जगह पर वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 4r।
तो इसका मतलब जो हमारा वैल्यू आ गया यहाँ पर ध्यान दो, जो हमारा सीएम आ गया वो कितना आ गया बेटा 4 इंटू सी, समझ गए ना। तो ये हमारा सीएम 4 इंटू सी। अब बात आती है कि इतना नोट कर लो, पहले आप लोग इतना नोट कर लो, ये सीएम बराबर कितना आ गया बेटा 4c, क्या आया 4c, एक तो ये आ गया और 4c आ गया, और इसका मतलब क्या क्यू कितना आया बेटा, कैपिटल क्यू बराबर कितना आया, कैपिटल क्यू आया सर 64 क्यू, ये तो है। और इसको 4c को क्या लिख सकते हो तुम, 4 इंटू क्यू बाई क्या होता है, सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई बी होता है ना, क्यू बाई बी होता है। लेकिन सी का मान क्या लिख सकते हैं हम 4 पाई, अच्छा ऐसे रहने दो 4c रहने दो। चलो अब हमें विभव ज्ञात करना है, किस पर ज्ञात करना है, बड़ी बूंद पर। तो बड़ी बूंद पर विभव कितना हो जाएगा बताओ, बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा बेटा, विभव बी बराबर हो जाएगा क्यू बाई सी, तो 64 क्यू इंटू ये क्या हो जाएगा 4c, सीएम है। अच्छा 4c का मान रखोगे तो 64 क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है सर 2 बटा 128 3 इंटू 10 के पावर -12, ये क्यू का मान है। अच्छा इसका मान क्या है 4, और सी का 4 इंटू, अच्छा 4 से काट दो यार, 4 1 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 16, समझ गए। अब सुनो मेरी बात, और यहाँ 4 हटा देंगे, और सी का मान क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, ये तो होता है। अब ये 3 नीचे आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं बी बराबर 16 गुणे 2 गुणे 10 के पावर -3 बटा 3 बटा, इसका क्या होता है 1 बटा 9 गुणे 10 के पावर 9, ये तो होता है इसका मान, और आर का मान क्या है 10 के पावर -5। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 10 के ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा 16 गुणे 2 गुणे 10 के पावर -12 गुणे 9 गुणे 10 के पावर 9, ये तो आएगा बटा 3 गुणे 10 के पावर -5, 3 एकम 3 त्रिका 3 दूनी 6, 16 छक्का कितना आया, तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 96, और 2 12 में से 9 जाएगा -3 आएगा, और ये 10 के पावर 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +10 के पावर 5, तो ये हमारा आ जाएगा 96, b बराबर आ जाएगा 96 गुणे 10 के पावर क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा, अच्छा 10 के पावर 5 गलत नहीं है यार, 10 के पावर -12 है 2 बटा 3, 3 गुणे 10 के पावर -5 ऊपर गया, तो 9 में से 3 होगा, 3 में से 2 बचेगा, 3 दूनी 6, 16 छक्का 96, यानी b बराबर कितना आ गया, b बराबर आ गया 9600 वोल्ट आ गया, क्या आ गया बेटा 9600 वोल्ट, ठीक है इतना नोट करो। अब यहाँ पर देखो हमने एक परिपथ लिया है जिसमें 3 संधायक जोड़े गए, कह रहा है दिए गए चित्र में ए व बी के बीच, आपको इस बात को ध्यान देना है किसके बीच की तुल्यधारता पूछ रहा है, ए व बी के बीच का, ए व सी के बीच का, बी व, तीनों के मान अलग अलग आएंगे, ये भी याद रखो। तो जो हमसे पूछ रहा है कि ए व बी के बीच की हमें तुल्यधारता ज्ञात करनी, तो सुनो यहां से ध्यान दो आप, ए और बी यही तो हुआ, तो इसी के अक्रॉस बैटरी लगेगा, तो बैटरी यहीं पर लगेगा, तो यहां से चलो तो एक ही तार से तो जुड़ा है ये, दो दोनों संधायक दो, पहला याद हो पहली भुजा दूसरे प्लेट, तो ये दोनों किस क्रम में होंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। अगर ये अरे यार ये जान तू कैसा लिखा है, इसको तो ऐसे भी बना सकते हो, इस चित्र को थोड़ा सा हम चेंज करें, तुमको चुतिया बनाने के लिए कर दिया ये, तो इसको अगर हम थोड़ा चेंज करें, ऐसे हो सकता है ए और बी, है कि नहीं, ये दोनों किस क्रम में, और
अरे तार को ऐसे भी किया जा सकता है लो। अब किस क्रम में? श्रेणी क्रम में ही तो है यार। अरे ये दो पहले सिरे का जो पहले प्लेट, पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो ये किस क्रम में होंगे? तो इस बात को आपको ध्यान देना। तो ये दोनों तो श्रेणी क्रम में हो गए, यानी यहाँ पर आंसर का हम लगाएंगे तो हम कह देंगे कि 6 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। क्या है बेटा? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी बताओ? तो तुल्य धारिता श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या होता है? 1/CE बराबर 1/6 माइक्रोफैरड प्लस 1/, इनका एलसीएम लेंगे तो 6 और 3 का क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और ऊपर क्या आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 2 + 1 आ जाएगा। तो 2 + 1 का मान क्या आ जाएगा? 3 यानी 1/2। ये 3/6 माइक्रोफैरड और इसका मतलब आ गया 1/2 माइक्रोफैरड आ गया ना। तो C बराबर कितना आ गया? C बराबर आ गया 2 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया चित्र बनेगा। कैसा बनेगा? अब ये किस क्रम में हो गया ना? ये तो हमारा 2 माइक्रोफैरड और ये कितना है? 2 माइक्रोफैरड ये तो है। तो आप किस क्रम में हो गए? तो इस समांतर क्रम में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अब तुल्य धारिता कितनी होगी? अब A व B के बीच, ये याद रखना। कैसे भी मैं आपको और बताऊंगा, कैसे ट्रिक बताता हूँ कि याद रखना। A व B के बीच तुल्य धारिता, तो A व B के बीच तुल्य धारिता बराबर समांतर क्रम में है। तो C बराबर क्या आ जाएगा बेटा? C1 + C2। इनका मान कितना दिया? C1 का मान दिया 2 माइक्रोफैरड और C2 का मान भी दिया 2 माइक्रो, यानी कितना आ गया? 4 माइक्रो आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे आप लगाओगे। देखो ध्यान दो, हमसे A और B के बीच पूछा है तो ये पॉइंट माने नहीं रखता है। तो ये दोनों किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम। इनका निकाल लो, फिर इसके सापेक्ष क्या हो जाएगा? समांतर क्रम। समझ गया ना? तो ऐसे लगाना, इसको सॉल्व करो। चलो यहाँ ध्यान दो, आप लोगों को ले दो, यहाँ पर होमवर्क दिया गया है सबके बीच में तुम्हें धारिता याद करनी है A व B के बीच में। तो इन दोनों में ये कैसे होंगे? समांतर क्रम, उसके बाद ये श्रेणी क्रम। ये दोनों श्रेणी क्रम, फिर समांतर क्रम, फिर श्रेणी क्रम कर देना। ये तीनों समांतर क्रम फिर श्रेणी क्रम। यहाँ पर देखो, ये दोनों समांतर क्रम फिर श्रेणी क्रम, समांतर क्रम फिर श्रेणी क्रम। यहाँ पर देखो, ये तीनों श्रेणी क्रम, ये समांतर क्रम। इसी तरह से आपको ये सवाल लगाना है। आप लोगों के लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। चलो नोट कर लो इसे। सब 3 माइक्रोफैरड है जो। हाँ ये रुको, सुनो, ये सवाल मैं बताऊंगा थोड़ा सा। ये बहुत ही फेमस सवाल है, कई बार आया, ध्यान दो। यहाँ पर देखो, ये और B के बीच आपको तुल्य धारिता याद करनी है, यानी 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रो। पहले अगर ये वायर नहीं लगाता, देखो अगर ये वायर कुछ देर के लिए ना लगाओ तो ये किस क्रम में है? लेकिन हमने क्या कर दिया? यहाँ पर हमने यहाँ पर वायर लगा दिया। ध्यान दो, हमने यहाँ पर क्या लगा दिया बेटा? वायर लगा दिया। अब ये किस क्रम में हो गए? अब नहीं पता है सर किस क्रम में, अब नहीं पता। तो सुनो, ऐसे सवाल लगाने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। इसके ये और बी के सापेक्ष एक बैटरी बना लो। क्या बना लो बेटा? जो ध्यान देना, ऐसे अभी सारे सवाल लग जाएंगे इस तरह के। बहुत फेमस सवाल ये आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्रेणी क्रम है समांतर। मैंने यहाँ पर एक बैटरी बना लिया। क्या बना लिया? एक का विभव B मान लो, बड़े वाले, और दूसरे का विभव 0। एक का विभव B, दूसरे का 0। ध्यान देना, ये बहुत ही आसान ट्रिक है, तुमको हर सवाल में लगेगा और तुमको श्रेणी समांतर क्रम पहचानने का बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा। देखो अब ये दो, ये यहाँ से चलेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा B, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ गया? 0। यानी यहाँ पर विभवांतर B है, यहाँ पर विभवांतर 0। अब ध्यान दो, अब तुम इसको लेकर चलो, रास्ते में हाथी, घोड़ा, बिल्ली, नाली कोई ना मिले तो विभव चेंज, रास्ते में कोई मिलना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको लेकर चला B को, तो यहाँ पर B आएगा कि नहीं आएगा? फिर ऐसे लेकर चलो, यहाँ पर कोई मिल रहा है तो यहाँ पर विभव कितना हो जाएगा? B। ध्यान देना, फिर ये 0, यहाँ से आओ, यहाँ कोई मिला तो ये विभव क्या हो गया? 0। समझ गए ना? अब इस चित्र को हम थोड़ा चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? हम एक जगह ये लिख लेंगे और एक जगह क्या लिख लेंगे? A का विभव कितना है? B, और B का विभव क्या है? 0। ये संधारित्र किसके बीच में है?
बी और जीरो के बीच में, है ना? तो ये संधारित्र किसके बीच में हो गया? बी और जीरो के बीच में, हुआ कि नहीं हुआ? ये संधारित्र किसके है? जीरो और बी के बीच में, जीरो और, ध्यान देना ये सवाल लगाने में आपको ट्रिक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखो जीरो और बी के बीच में, फिर आ जाओ ये संधारित्र क्या है? बी और जीरो के बीच में है कि नहीं? अब ये किस क्रम में दिखाई दे रहे? समांतर। देखा ट्रिक आ गया ना, समांतर क्रम, यानी तीनों किस क्रम में आ गए? समांतर क्रम। अब आप आराम से लगा सकते हो 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रो, तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? अब तो यहां से आंसर में आ जाएगा ए व बी के बीच तुल्य धारिता। ये ट्रिक है कंपटीशन का जिससे लगाया जाता है आसानी से। तो ए व बी के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी? तुल्य धारिता C बराबर आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड और प्लस 3 माइक्रोफैरड, ये कितना आ जाएगा? 9 माइक्रोफैरड। आ गया ना? तो आप समझ गए कैसे करना है। आपको जिस पॉइंट के बीच में निकालना है उसके बीच में एक बैटरी बना लो। एक बैटरी ऐसे बनता है, वायर डाल दो, जो भी वो इस प्लस को भी मानो और उसको जीरो मान लो। अब तुम ऐसे जाओगे, अगर रास्ते में कोई नहीं मिला है तो विभव में परिवर्तन नहीं होगा। आती कोई नहीं मिल रहा है, मिलेगा तभी विभव में परिवर्तन होगा। समझ गए ना? तो अब आप और याद रखना समांतर क्रम में क्या नियत होता है? विभव। देखो इसका विभव 0 बी के बीच में, इसका भी 0 बी के बीच में, इसका भी 0। अगर विभव समान है तो कैसा क्रम होगा? समांतर। अब इतना नोट कर लो।